हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम देखते हैं और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसे हम यहाँ पे याद करते हैं। यहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं जो भी और सारी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी एडिटोरियल होता है, आर्टिकल होता है। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेके चलते हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट मुद्दा है वाई वेगनर ग्रुप बेट्रेड पुतिन। मतलब कि अभी वेगनर ग्रुप ने हमला कर दिया था, राइट, रिटेलिएट किए थे। तो उसके बारे में हम इसमें बहुत अच्छे से जानेंगे और साथ ही साथ और भी हम न्यूज़ को देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 27 जून। तो आज की न्यूज़ को हम द हिंदू की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है आज की खबरों में। तो पहली खबर आ रही है मणिपुर से। जैसे कि आज करीब 3 मई से वहाँ पे वायलेंस की स्थिति मालूम पड़ रही है और वायलेंस बहुत सारे हो रहे हैं। वहाँ के 10 जिलों में से 3 जिलों में क्या हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? हिली रीजन्स के हैं, राइट, हिली रीजन्स के हैं। तो यहाँ पे सेंटर कह रहा है, बीरेन्द्र सिंह से होम मिनिस्टर की बात हुई, तो बीरेन्द्र सिंह यहाँ के सीएम है। सीएम साहब की बात हुई एचएम से, यानी कि होम मिनिस्टर साहब से बात हुई। तो होम मिनिस्टर साहब ने सीएम साहब को कहा कि हम कुकी ट्राइब जो है उसके साथ हम पैक्ट बनाने के जो भी उनकी डिमांड है उनको हम सुनने के लिए तैयार हैं। बस फर्क इतना है कि इस जो वायलेंस हो रहे हैं उसको बंद कर दें, जिससे कि आम जनमानस को नुकसान पहुंच रहा है और जो भी वहाँ के लाइवलीहुड है वो बहुत ही अस्त व्यस्त है और डेली रूटीन काफी इन तीन जिलों के बहुत ही प्रभावित है। ये हिली रीजन है। यहाँ पे साथ साथ आर्मी भी डिप्लॉय की गई है, सीएपीएफ डिप्लॉय की गई है, कर्फ्यू की स्थिति जारी है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसके बाद इंटरनेट बैन है, इंटरनेट बैन हो गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यहाँ पे मणिपुर में। और उसके साथ ही साथ सेंटर की भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वहाँ की ट्राइब को, वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ के जो हालात है उसको मद्देनजर देखते हुए वहाँ पे शांति व्यवस्था का बहाल की जाए। उसमें कई वहाँ की कुकी ट्राइब का कहना ये है कि हमें एसओ यानी कि सर्च ऑफ ऑपरेशन हमें जारी रखना होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम तब जाके क्या करेंगे, वायलेंस खत्म करने की स्थिति में आ सकते हैं, राइट। वहां पे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की बात हो रही है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन मतलब कि जो भी किसी के अगेंस्ट ऑपरेशन चालू किया गया है उसे खत्म करने की बात हो गई है। इसी संदर्भ में अफस्पा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की भी बात आई है, क्योंकि फिलहाल में अभी इन जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 19 पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे करीब 9 पुलिस स्टेशन में ये अफस्पा को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं या फिर सीएपीएफ की फोर्सेस हैं वो अपने ऑपरेशंस को लॉन्च करने में, क्योंकि अब अफस्पा जब हट गया है तो वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन से अथॉरिटी से हेल्प लेनी होगी, वहाँ के इन्फॉर्म करना होगा, तब जाके कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, वो चाहे किसी कुकी ट्रिप के खिलाफ हो या फिर मिताई ट्रिप के खिलाफ, ट्राइब के खिलाफ हो, राइट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, ये एक एडिटोरियल है ए ग्रैंड रिवाइवल के नाम पे। जैसा कि अभी हम इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन काफी अच्छा हो गया है, इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन काफी अच्छा हो गया है। अभी मोदी जी हमारे गए थे वहां पे, बहुत ही अच्छा उनका स्वागत किया गया, बहुत ही उन्होंने बात की, डेवलपमेंट की बात की। और हम कहीं ना कहीं इजिप्ट के साथ रिलेशन हमारे काफी अच्छे हैं और आज की ही बात नहीं है, पहले की ही बात है, राइट। और वहाँ पे द ऑर्डर ऑफ नाइल ऑनर भी दिया गया मोदी जी को, हाईएस्ट ऑनर ऑफ द इजिप्ट उन्हें दिया गया। और जो इस एडिटोरियल में बात की गई है उसमें ये बात किया गया है कि इसमें 3 पैक्ट हमने साइन किए हैं। जो हमारा ग्रैंड रिवाइवल है उस पर बात की गई है कि हम जो इतिहास है इंडिया और इजिप्ट का वो काफी पुराना है और काफी हम दोस्ती अपनाते हैं। तो ये था बेसिक इसका क्रक्स। आगे वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ये एडिटोरियल जो लिखा है उसका मतलब क्या है, उसमें हम समझेंगे। तो ये बेसिकली इंडिया इजिप्ट के बारे में
एडिटोरियल है। The decision by the Indian Egypt to upgrade their ties to strategic partnership during the Prime Minister Narendra Modi meeting with Egypt President Abdel Fattah al-Sisi, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ के इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, राइट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के या फिर एफकैट का जो एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, उसमें ये पूछा जाता है क्योंकि जो कंट्री न्यूज में होती है वहां के प्रेसिडेंट, वहां के करेंसी, वहां की कैपिटल काफी पूछी जाती है, राइट। इज ए सिग्निफिकेंट मूव फॉर इंडिया टाई टू वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, राइट। अगर हम इजिप्ट की लोकेशन देखें, इजिप्ट की अगर हम लोकेशन देखें तो ये कहीं ना कहीं, अगर ये अफ्रीका है तो ये इजिप्ट की लोकेशन यहाँ पे आती है, यानी कि ये अफ्रीका है, राइट। ये क्या है? ये अफ्रीका है और ये नॉर्थ में पड़ता है, और हमारा जो इंडिया आता है, हमारा जो इंडिया आता है वो यहाँ इस तरह से कुछ आता है, यानी कि जो एशिया है, जो एशिया है, वेस्ट एशिया, ये यानी कि ये एशिया है, ये एशिया यानी कि वेस्ट पार्ट में पड़ रहा है, और जो ये अफ्रीका है ये इसका। तो यहाँ पे एक ग्रुप की बात की गई है, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, रीजन दैट इज अ लॉन्ग ओवर ड्यू गिवन देयर हिस्टोरिकल टाइज, यानी कि ये जो दोनों रीजन है, वेस्ट एशिया वाले यानी कि इंडिया वाले, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, और जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं, इनका इतिहास जो है, जो बॉन्ड है, इनका टाइज है, जो रिलेशन है, वो काफी पुराना है। द टू कंट्रीज साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955, कि 1955 में भी एक ट्रीटी साइन हुई थी फ्रेंडशिप की। एंड इंडिया सपोर्ट टू इजिप्ट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द स्वेज कैनाल क्राइसिस 1956, राइट। अभी स्वेज कैनाल यहाँ से जाता है। स्वेज कैनाल क्या है कि ये अरेबियन सी को और मेडिटेरियन सी को ये क्या करता है, जोड़ता है, सॉरी मेडिटेरियन से रेड सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी, व्हाटएवर, हाँ मेडिटेरियन सी को ये क्या करता है, जोड़ता है। और जो स्वेज कैनाल है उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है, इजिप्ट। वहां की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत सारी डिपेंड है किसके लिए, टैक्स को लेके स्वेज कैनाल के ऊपर। तो स्वेज कैनाल की क्राइसिस के ऊपर भी इन दोनों दोनों कंट्रीज ने साइन किया था पैक्ट 1956 में। इवेंचुअली लेड टू नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1961, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेहरू, नेहरू, नासिर, नासिर और टीटू, ये तीन लोग थे जिन्होंने नॉन अलायंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। ये क्या होता है नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि अगर कोई कंट्री, दो कंट्री, मान लीजिए कि अभी एक यूएसए है और अभी क्या है, एक रशिया है, ये दोनों कंट्री आपस में युद्ध कर रही हैं, तो ये नाम के तहत के नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत कोई, हम इंडिया की कंट्री इन दोनों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक क्या रखेंगे, एक हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखेंगे जिससे कि इन दोनों कंट्री का फायदा हो, यानी कि शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन के टाइम पे हो रहा है, हमने कभी किसी का खुल के समर्थन नहीं किया है, हमने बस यही किया है कि आप दोनों लोग शांति बनाए रखें, जिससे कि वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पूरे देश की, पूरे विश्व की शांति व्यवस्था कायम रह सके। तो ये था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विद बोथ एज फाउंडर मेंबर्स। इन दोनों में से इजिप्ट के भी फाउंडर थे कौन, टीटो। Anyways, they were also instrumental in the G7 grouping and South Cooperation Initiative. During the Cold War, India and Egypt were united over the desire to not to become camp follower of either the US or the Soviet Union. कोल्ड वॉर के टाइम, मैंने अभी बताया नाम, इन दोनों में किसी का सपोर्ट नहीं करना है, तो इंडिया और इजिप्ट ने किसी को सपोर्ट नहीं किया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, अपना इन्होंने न्यूट्रल पर्सपेक्टिव यानी कि न्यूट्रल स्टेट बना के रखा था। मोर रिसेंटली देयर पोजीशन ऑन द यूक्रेन हैव बीन एक्सट्रीमली सिमिलर, वही बताया मैंने, रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रशिया एक्शन बट नॉट कंडोनिंग देम ईदर and calling for a diplomatic resolution. Last year, India's decision to supply wheat to Egypt, one of world biggest importer, that was hit by the blockade of exports from Russia and Ukraine last year. ये हमने बात की थी पिछले दिनों में कि रसिया, जब यूक्रेन का युद्ध हो गया था, रशिया के साथ युद्ध हो रहा है, तो क्योंकि इजिप्ट बहुत ही लार्जेस्ट इंपोर्टर है किस चीज का, वीट का, तो अफेक्ट हुआ था, क्योंकि
यूक्रेन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का। तो इंडिया ने काफी हेल्प की थी और इंडिया अभी भी हेल्प कर रहा है इजिप्ट की, किस पे लेके, गेहूं के लिए, गेहूं को लेके। लास्ट ईयर बिफोर द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टेप्ड इन, won New Delhi much goodwill in Cairo. The two sides were also pursuing closer cooperation in green energy, right? Green energy, pharmaceutical, इसकी हमने बात कर ली है, and defense, right? With MOU in agriculture, technology, archaeology and antiquities and competition law. Mr. Modi visit to the Al-Hakam Mosque and meeting with the Egypt Grand Mufti appeared to be an attempt to dispel misgiving about government's policy towards Muslim the world. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इजिप्ट क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे किसी फॉरेन डेलीगेट का, किसी बड़े फॉरेन डेलीगेट मोदी जी जैसा वहां के मस्क्यू को विजिट करना, ये कहीं ना कहीं संदेश देता है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम को क्या करना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा सम्मान करना चाहते हैं। हम क्या है, कोई एक्सट्रीमिज्म हम नहीं प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। और इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, राइट। आगे में देखते हैं क्या होता है। और जैसा कि इस साल के जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट अल सीसी, मतलब अहमद फतेह अल सीसी, क्या प्रेसिडेंट इजिप्ट के। कन्फर्ड इजिप्ट हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर द ऑर्डर ऑफ नाइल। इन्होंने मोदी जी को क्या दिया है, द ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑन मिस्टर मोदी। इट is given to world leaders and those who after Egypt and or humanity invaluable services. The two leaders will meet again as Egypt a special invitee to the G20 summit in Delhi. इजिप्ट के प्रेसिडेंट आएंगे G20 समिट एज ए स्पेशल इनवाइटी की तरफ से आएंगे, क्योंकि ये G20 के मेंबर इजिप्ट कंट्री नहीं है, राइट राइट। तो ये मिलने आएंगे, उस टाइम भी हमारे दोनों लीडर्स आपस में बात करेंगे। The leader appears to have much time focusing on multilateral issues. Multilateral issues के भी बारे में बात हो रही है। India's close ties in Egypt neighborhood, especially is in Israel and Saudi Arabia. Food and energy security constant and building more cooperation with the global South, including African Union. Right? In March, Egypt joined the New Development Bank, NDB. New Development Bank. ये बनाया गया है किसके द्वारा, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एंड इज कीन टू ज्वाइन दिस ग्रुप, विल डेलिबरेटली न्यू मेंबरशिप टू समिट इन केप टाउन दिस अगस्त। और इसका जो ब्रिक्स की जो समिट है वो इस साल कहाँ पे होने वाली है, साउथ अफ्रीका में होने वाली है, केप टाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, कहाँ, कब, अगस्त में, राइट। ये याद रखने वाली बात है, ये वन वर्ड। इनफैक्ट जो अभी मैं बताता हूँ, इसको खत्म करते हैं। वेयर इजिप्ट विल सीक इंडिया सपोर्ट, इंडिया से सपोर्ट मांगेगा इजिप्ट की, हमें भी ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इसमें हमें ज्वाइन कर लो, राइट। bolstered by historical ties and buffeted by presently geopolitical turmoil, it is clear that the India and Egypt are now essaying a closer relationship on that looks both the future economies and autonomous foreign policy। मतलब कि ये दोनों कंट्री ये चाहती हैं कि हमारी ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी हो और हमारी जो फ्यूचर इकोनॉमी है बहुत अच्छी हो, क्योंकि इजिप्ट के साथ हमने बात की थी कि उसके 40% जीडीपी का क्या है, 40% ऑफ जीडीपी इज इन डेप्ट, राइट। ये इतने परसेंट क्या है, कर्जे में है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि देखिए अभी जो ये समिट आ गई यहाँ पे, ब्रिक्स की समिट इस साल कहाँ होने वाली है, केप टाउन में होने वाली है। तो अगर हम पढ़ेंगे, राइट, अगर हम पढ़ेंगे तो ये वन वर्ड वाले हैं, मतलब कि ये फैक्चुअल डेटा है। और ये फैक्चुअल डेटा किस में आते हैं, फैक्चुअल फैक्ट्स किस में आते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, एफकेट के एग्जाम में आते हैं, राइट, एफकेट के एग्जाम में आते हैं, एनडीए के एग्जाम और सीडीएस के एग्जाम में भी आएगा। सीडीएस के एग्जाम में ऑप्शन बन के आएगा कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट है वो यहाँ पे हेल्ड हो रहा है और इस साल की जो थीम है ये है, ब्रिक्स की कंट्रीज ये हैं, इन तीनों में से कौन सा सही है, राइट। तो हमें एडिटोरियल को भी नहीं छोड़ना है। पहले मैं एडिटोरियल नहीं कराता था, एडिटोरियल नहीं पढ़ता था, और अब जब पढ़ रहा हूं तो साथ साथ में लाइन वाइज पढ़ रहा हूं। इससे क्या होता है, आप कमेंट में बताइए कि क्या मुझे लाइन लाइन पढ़ाना चाहिए या फिर मुझे एक तरह से समरी बस पेश कर देनी चाहिए।
राइट। अगर लाइन लाइन से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्योंकि हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, और जैसे ही मैं कोई समरी प्रेजेंट करूंगा तो समरी में क्या पता ये छूट जाए शायद, क्योंकि मैं 1 घंटे पहले पढ़ूंगा और मैं पढ़ के शायद मुझे याद ना आ जाए, मैं उतना एक्सपर्ट अभी नहीं हूँ, राइट। इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। रेबेलियन इन रशिया, इस पे बारे में हम बात करेंगे और इवन हल्के फुल्के इस पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। रेबेलियन इन रशिया, जैसे कि वेगनर ग्रुप, इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। वेगनर ग्रुप ने क्या कर दिया, अटैक बोल दिया किस पे, रशिया पे, राइट। और ये कह रहे हैं कि यहाँ की सत्ता को हम उखाड़ फेंकेंगे, यानी कि एक तरह से ये कूप, ठीक है। वेगनर ग्रुप की बात करें तो ये क्या है, एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। इसको फंड किया था, स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था किसने, पुतिन साहब ने। पुतिन साहब ने फंडिंग की थी, हथियार दिए थे एक छोटे मोटे काम के लिए, राइट। और ये इसको परफॉर्म करना था अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से ये क्या बन चुका है, अब सरदर्द बन चुका है किसके लिए, पुतिन साहब के लिए। और इसके जो हेड है, वेगनर ग्रुप के जो हेड है, उनका मैं नाम बहुत ही अजीब टाइप का है, मैं लिख रहा हूँ, YPGENY, प्रिगोजिन, हम इनको एड्रेस करेंगे प्रिगोजिन। तो ये और पुतिन साहब 20 साल से एलाई हैं, 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। और ये कहीं ना कहीं ये पुतिन साहब के क्या होते थे, क्लोज एड हुआ करते थे। तो इन्होंने वेगनर ग्रुप को बनाने के लिए किसे चुन लिया, प्रिगोजिन को, राइट। तो इसमें देखते हैं कि क्या हुआ था। फ्राइडे को 24 तारीख को प्रिगोजिन वेगनर ग्रुप बढ़ता गया, यानी कि शहर में बढ़ गया, और उसने एक रोस्तोवो क्या है, ये साउथ रशियन सिटी है, इसको क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। रोस्तोव सिटी को किसने कब्जा कर लिया था, वेगनर ग्रुप ने। और ये आगे बढ़ रहे थे, और यहां से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे मॉस्को है, कैपिटल। और वेगनर ग्रुप कहां बढ़ता चला गया था, मॉस्को की तरफ, राइट। और ये यहां से इन्होंने 100 किलोमीटर की क्या कर लिया था, डिस्टेंस कवर कर ली थी। तभी इनकी बात होती है बेलारूस के प्रेसिडेंट से, और क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट इसमें मध्यस्थता करते हैं, और पुतिन साहब से मिलकर इन्होंने डील फाइनल कर ली कि हाँ हम जा रहे हैं, हमें नहीं लेना है, राइट। इनका अगर वेगनर ग्रुप ऐसा क्यों किया, अगर इसका बेसिक थोड़ा सा जाने तो वेगनर ग्रुप चाहता ये था कि जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इनकॉम्पिटेंट है। अभी जो कितने दिनों से बहुत ही लंबा युद्ध खींच चुका है, किसके साथ, यूक्रेन के साथ। अब तक यूक्रेन को हरा देना चाहिए था, इनका कहना था, वेगनर ग्रुप का कहना था। और ये चाहते थे कि वेगनर ग्रुप ये चाहता था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्हें हटा के दूसरा लाया जाए, और जो कि काम बहुत तेजी से करे, इस बारे में इनका कहना था। तो देखते हैं। द short-lived mutiny of Prigozhin, head of Wagner private military company, not only exposed the growing uncontrolled feud between the warfare of Russia top defense leadership, but also the weakening position of Russian President Vladimir Putin in the country. मान लीजिए कि ये तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं यहाँ की जो रशिया की इंटेलिजेंस है, रशिया की मिलिट्री है, रशिया का पावर है, तो वो कहीं ना कहीं वीक पड़ा है। तभी तो वेगनर ग्रुप ने अटैक कर दिया है, बेट्रे कर दिया, इनके खिलाफ खड़ा हो गया। तो एक तरफ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये, बट इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं पुतिन के साथ भी झलक रही है, राइट। ये भी झलक रही है। फॉर ओवर 2 decades मिस्टर पुतिन हैज रूल्ड इन रशिया विद आयरन लिस्ट, मतलब बहुत ही ताकतवर तरीके से पुतिन ने क्या किया है, रशिया को रूल किया है, allowing little dissent at home and expanding foreign policy interest through force. But in Mr. Prigozhin, whose forces took over a critical military headquarters in the southern city of Rostov-on,
ये कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि ये सिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में सीडीएस के ये पक्का पूछा जाएगा, या फिर सीएपीएफ में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अगस्त में एग्जाम है। ये पूछा जाएगा कि ये जो सिटी है ये किस कंट्री में लाई करती है, यानी कि ये रशिया में लाई करती है। अभी पिछले सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि 2022 के सेकेंड एग्जाम में पूछा गया था कि दोनासक जो सिटी है वो कौन सी कंट्री में है। तो लुहानसक और दोनासक को ऑक्युपाई किया था रशिया ने यूक्रेन से, तो ये कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है यूक्रेन में, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं न्यूज के अंदर की चीजों को फैक्ट के हिसाब से देखनी चाहिए, राइट। हमें फैक्ट्स भी देखने चाहिए। मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये दोनासक आया हुआ है, लुहानसक भी आया हुआ है, राइट। और ये तक आया हुआ है कि दोनासक और लुहानसक यहाँ पे कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, राइट। इसमें से एक कोल कंट्री है, राइट, कोल सिटी है, वहां पे कोयला बहुत पाया जाता है। एनीवेज, एंड लॉन्च्ड अ मार्च ऑफ जस्टिस। जो वेगनर ग्रुप है उसने जो क्या कहते हैं कि जो इन्होंने मार्च किया था उसका नाम रखा था मार्च ऑफ जस्टिस, राइट, टुवर्ड्स मॉस्को की तरफ जा रहे थे। जैसा मैंने बताया, मिस्टर पुतिन फेस्ड हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। ये तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो गई, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही। ही कॉल्ड द म्यूटिनी अ betrayal, right, and ordered his security services to crush the rebellion, but Mr. Putin's hands were unstably tied as Wagner has grown over the years as parallel security structure। ये याद रखने वाली बात है। अगर हमें वेगनर ग्रुप पे लिखने को आएगा कि वेगनर ग्रुप है कौन, तो वेगनर ग्रुप क्या कह सकते हैं। अगर हम उनका पहला पॉइंट लिखें, अगर हम पहला पॉइंट लिखेंगे तो वो क्या है, प्राइवेट मिलिट्री है, राइट। और दूसरा, ओवर द इयर्स दे बिकम पावरफुल और ओवर्स एज अ पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर विद पुतिन आर्मी, रशियन आर्मी, राइट। ये दो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद डीप इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, इनका इन्फ्लुएंस जैसे मैंने बताया, इनका इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, अफ्रीका में, एंड हैज मेड बैटलफील्ड गेन्स इन यूक्रेन। और वेगनर ग्रुप, रशियन मिलिट्री के साथ साथ वेगनर ग्रुप भी क्या कर रहा था, यूक्रेन के साथ युद्ध में लड़ रहा था। और इस वेगनर ग्रुप में ने भी बहुत सारे सिटी को क्या किया है, कैप्चर किया है, और रशिया को कहीं ना कहीं इसमें मदद की है। बहरहाल अगर हम देखें तो वेगनर ग्रुप का रशिया के साथ, पुतिन के साथ इसका कोई झगड़ा नहीं है। बात यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वो किसके साथ है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर के साथ है, राइट, सर्गेई शोइगु, इनके साथ है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ क्रशिंग द रेबेलियन, मिस्टर पुतिन showed the Belarus allowed the Belarus president Alexander Lukas, अलेक्जेंडर लुकास बेलारूस के क्या है, प्रेसिडेंट है, टू स्ट्राइक टू डील मिस्टर पिरोजिन, और पिरोजिन से बात करने के लिए कहा। तो इस बेलारूस के प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लिया और वापस ये लौट गए। कुछ इनकी शर्तें थी वेगनर ग्रुप की, जैसे कि इनके ऊपर जो वेगनर ग्रुप का पिरोजिन है, इन पे मर्डर चार्ज था। इन मर्डर चार्ज को उन्होंने रशिया गवर्नमेंट ने हटा दिया और ये कहाँ चले गए, बेलारूस चले गए, राइट, ये बेलारूस चले गए। खैर, इसमें देखते हैं मिस्टर पुतिन हैज अवर्टेड all out civil war, but he cannot escape the question. Only he failed to prevent this feud, his security circle for escalating such a humiliating public crisis, right? इनका कहीं ना कहीं बेइज्जती सहनी पड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ताकतवर नेता है। इनके सामने नवाल्नी आए थे, नवाल्नी आपको याद है, नवाल्नी, इसके अगेंस्ट में खड़े होने वाला एक पत्रकार था, उसको इन्होंने क्या करवा दिया, किडनैप करवा लिया, इनको जहर दिलवा दिया। तो अब तक जितने भी पुतिन के सामने लोग खड़े हुए हैं उनको उन्होंने मरवा दिया, या फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसे दफना दिया जैसे उनका वजूद ही नहीं है। तो ऐसे समय पे एक वेगनर ग्रुप, उनका ही अलाय, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, और ये मिस्टर पुतिन पे ये क्वेश्चनेबल रिमार्क है कि मिस्टर पुतिन क्या कर रहे थे,
इवन मिस्टर पुतिन भी अभी शॉक्ड हैं। इस पे हम बात करेंगे अभी आगे वाले पेजेस पे, आगे वाले न्यूज में, कि देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, एक्चुअली में चल क्या रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल डाला है वाई वेगनर ग्रुप बिट्रेड पुतिन, राइट। तो ये एक एडिटोरियल है, इसके ऊपर आर्टिकल भी है, राइट। ये आते हैं अब अगली खबर पे। अगली खबर है हमारे डिजिटल इंडिया, बहुत ही डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही लॉ है अभी भी। अभी हमारा बहुत पुराना लॉ चल रहा है, आईटी लॉ 2000 का, 2000 का, यानी कि 2023 तक, यानी कि 23 साल हो गए हमारा लॉ वही चल रहा है। और इंटरनेट इवोल्यूशन होके कहां से चला गया है। पहले आया था सर्च इंजन, फिर सोशल नेटवर्किंग आया, उसके बाद गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आए, उसके बाद जब रिवॉल्यूशन आया एक फ्री डेटा का, तो उसके साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, राइट। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब तो एआई आ चुका है, राइट। बट हमारा कानून वही है। तो फ्यूचर रेडी मतलब कि अभी क्या होने वाला है कि एक नया बिल पेश किया जाएगा जुलाई में, और उसके बारे में हमने इस आर्टिकल एडिटोरियल में बात की है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या है। The Ministry of Electronics and IT has been actively organizing consultation to the proposed Digital India Bill to build conceptual alignment of the new law bill that will replace IT Act 2000. Right? IT Act 2000 यानी कि ये 23 साल पुराने एक्ट को क्या कर देगा, डिजिटल इंडिया बिल रिप्लेस कर देगा, right? The goal is to upgrade the current legal regime to tackle emerging challenges such as user harm, competition and misinformation in the digital space. ये बहुत ही चैलेंजिंग इशू है और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है हमारी गवर्नमेंट के लिए, और देखना होगा कि डिजिटल बिल इसे क्या कर सकता है, कि इसे एड्रेस कर पाता है कि नहीं, इसे काउंटर कर पाता है कि नहीं, जो मिस इन्फॉर्मेशन वाले है यानी कि फेक न्यूज वाली, राइट। और जो डेटा लीक हो रहे हैं, डेटा जो लीक हो रहे हैं उसके ऊपर भी ये काम करना है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर सेड दैट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द बिल शुड बी आउट बाय एंड जून। इस महीने के एंड में क्या हो जाएगा, ये लॉन्च हो जाएगा, यानी कि ड्राफ्ट पहला रख दिया जाएगा। दिस इज अ मल्टी mechanism based piece of legislation that is likely to redefine the contours of how technology is regulated. टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली, यानी कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जैसे गूगल हुआ, एलॉन मस्क की कंपनी हुई, स्पेस लिंक वगैरह हुई, स्टारलिंक सॉरी, इन कंपनी अगर इंडिया में आती हैं तो उनके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा। Changes being proposed include the categorization of digital intermediaries into distinct cases such as e-commerce player, social media companies, search engine, e-commerce player में फ्लिपकार्ट, Amazon, सोशल मीडिया में ट्विटर, मेटा में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, सर्च इंजन में गूगल, बिंग, याहू, राइट। यानी कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन काफी ज्यादा होगा। अभी हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे कि अभी हमारा जो कैटेगराइजेशन है वो किस किस फील्ड में है, राइट। सर्च इंजन टू प्लेस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑन ईच काइंड, राइट। इस पे देखते हैं, ओके। व्हाई द प्रेजेंट रेजिम इज अनटेनेबल, मींस ये अनस्टेबल क्यों है। अनटेनेबल का मतलब अनस्टेबल होता है। द करेंट आईटी एक्ट डिफाइंस एन इंटरमीडिएरी टू इंक्लूड एनी एंटिटी बिटवीन अ यूजर एंड द इंटरनेट। अभी हम बात करें तो मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं। तो जैसे मान सकते हैं कि ये इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है, कनेक्शन ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ डेटा सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हमारे कंप्यूटर में और वहां कंप्यूटर में क्या हो सकता है, कनेक्शन बिठाना, तो यानी कि डेटा है। तो डेटा को कैटेगराइज करने के लिए, डेटा को बनाने के लिए या फिर डेटा को देखने के लिए क्या करना होता है, इंटरमीडियरीज आती हैं। जैसे कि इंटरमीडियरीज यानी कि बीच में,
बीच में कौन आता है? ये मान लीजिए कि मैं हूं, यहाँ पे लोकेश है, यहाँ पे लोकेश है, और यहाँ पे कोई कंपनी है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक दुकान है ABC, और मुझे इस दुकान से खरीदना है, और ये दुकान कहाँ पे है? ये दुकान है अमेरिका, अमेरिका में, और ये क्या बेचती है? एक बेचती है बुक्स, राइट, बुक्स बेचती है, तो मुझे खरीदना है। तो बीच में इंटरमीडियरी आई कौन सी कंपनी? अमेजोन। अमेजोन ने कहा कि हम आपके ख्याल रखेंगे, आप क्या करिए कि आप मेरे थ्रू आइए और यहाँ से बुक करिए, हम सामान आपको पहुंचा देंगे। तो अमेजोन कहीं ना कहीं क्या, किस तरह से पेश आई? इंटरमीडियरीज के तौर पे। वही हाल व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, जितनी भी कंपनीज है वो क्या काम करती हैं? वो सिर्फ क्या है? वो सिर्फ इंटरमीडियरीज हैं। और अभी जो हमारा आईटी रूल है उसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं: सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, significant social media intermediaries, and the recently notified online gaming platform, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज, राइट। ये सिर्फ 3 इंटरमीडियरीज हैं हमारे अभी आईटी लॉ में, जो कि हर एक कंपनी को, हर एक इंटरनेट सर्विस को अलग अलग कैटेगरी में करती हैं, 3 कैटेगरी में अभी। बट आने वाले दिनों में जो होगा, जब डिजिटल बिल, इंडिया डिजिटल बिल नया पेश होगा, तो उसमें देखना है यही कि हम क्या करते हैं कि इसको कैटेगरीज को बड़ा करते हैं, यानी कि और भी ज्यादा कैटेगरी बनाते हैं कि नहीं, राइट। द डेफिनेशन ऑफ ये है, बस इतना ही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेबसाइट्स, कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड क्लाउड सर्विसेज आर ट्रीटेड सिमिलरली, राइट। ये एक देखने वाली बात होगी। खैर चलते हैं। कंसीडर एज प्लेटफॉर्म सच एज माइक्रोसॉफ्ट टीम, customer management solution Zoho. By virtue of being licensed, these intermediaries have a closed user base and present a lower risk of harm from information going viral. Right? इनके बीच से अगर ये माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ये अपना डेटा लीक नहीं हो पाती है। Right? Treating these intermediaries like conventional social media platform not only adds to their cost of doing business but also exposes them greater liability without meaningfully reducing risk presented by the internet. Right? इसमें कहना यह है कि जो कुछ कुछ कंपनीज हैं, कुछ कुछ इंटरमीडियरीज ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी हैं, और वहां पे उसको ऐड करने, मतलब कि उसको यूज करने पे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। वो चाहे हमारा कोई डेटा लीक हो, वो चाहे हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट हो, वो रिड्यूस रिस्क होता नहीं है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ऐड करने के लिए नॉट ओनली एड्स द एड to their cost of doing business but also exposes them a greater liability। मतलब कि ये कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाता है कि हाँ, हम इसे क्या करना है, हमें ये काम करना है। एसेट और लाइबिलिटी आपको पता होगा। Anyways, so far only a handful of countries have taken a clear position to issue proportionate regulation of intermediaries. So there is not much in lean on. The European Union Digital Service Act is probably one of the most developed framework for us to consider. सबसे ज्यादा किससे हम कंसीडर करेंगे, यानी कि सबसे बढ़िया कौन सा है एक्ट डिजिटली में, तो वो है यूरोपियन यूनियन का। द इंट्रोड्यूस सम एग्जेम्पशन एंड क्रिएट्स 3 टायर्स ऑफ इंटरमीडियरीज: होस्टिंग सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये जो यूरोपियन यूनियन का डिजिटल एक्ट है, वो इंटरमीडियरीज को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। वो कौन कौन सा है? होस्टिंग सर्विस है, online platform, hosting service, online platform, and very large online platforms with increased legal obligation. Australia has created an 8-fold classification system. ऑस्ट्रेलिया के पास 8 कैटेगरी के क्या है? क्लासिफिकेशन है, with separate industry drafted codes governing categorization such as social media platform and search engines. Intermediaries are required to conduct risk assessment based on the potential and exposure to harmful content such as child sexual abuse material or terrorism. इनको क्या करना होता है? खत्म करना होता है। मतलब कि जो जो कंट्रीज बनाती हैं, जो कैटेगरी बनाई है कंट्रीज ने, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की बात की गई सबसे अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया ने 8 बनाए हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया है। यानी कि जितनी ज्यादा हम कैटेगरी बनाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा कि किसी चीज को उसमें डालने का, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो 2000 में नहीं थी, राइट। जैसा भी मैंने बताया, ओटीटी नहीं था, एआई नहीं था, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, क्लाउड सर्विस नहीं थी, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया के टाइम पे जो इंडिया का डिजिटल बिल होगा उसमें वो एड्रेस करना होगा।
right? Focus areas for India while a granular industry drafted classification would improve accountability and safety online, such as approach may not be future proof. As technology involves, the specific categories we define today may not work in the future, right? मान लीजिए कि 2000 में जब आईटी लॉ आया था, आईटी एक्ट आया था, तो वो अभी 2023 में कैपेबल नहीं है पूरे प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। तो मे बी अगर हम 2023 का डिजिटल इंडिया बिल लाए तो शायद आने वाले दिनों में वो पूरी चीजें एड्रेस न कर पाए, right? What we need therefore is a classifier framework that creates a few defined categories, requires intermediaries to undertake risk assessment and uses that information to bucket them into relevant categories, right? यानी कि अब क्या करना होगा कि इंटरमीडियरीज को ये बताना होगा कि वो डेटा लेते हैं तो क्यों लेते हैं और उनका काम क्या होता है। इससे रिस्क असेसमेंट कम हो जाएगा और जो कैटेगरी बनाने की बात है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, यानी कि हम उसे आसानी से कैटेगराइज कर पाएंगे। one way to do this way to exempt micro and small enterprises and coaching and conduct services, the pipes of the internet, and any measure obligation and clearly distinguish communication services where end users conduct, right? तो कहने का मतलब यही है। अगर हम बेसिकली अगर हम इसका क्रक्स की बात करें, ऐसे एक एक लाइन पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, बट ओवरव्यू मोटा मोटी तौर पे हमने देख लिया कि आईटी लॉ, आईटी एक्ट जो 2000 का है उसमें 3 क्लासिफिकेशन है, उसमें 3 क्लासिफिकेशन है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज, राइट? तो इसको चेंज करके हमें एक ऐसा कैटेगराइजेशन बनाना होगा कि जिसमें सारी चीजें आ जाए, जैसे क्लाउड सर्विस आ जाए, एआई आ जाए, तो इन सब की बात हो रही है, राइट? अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अंडरस्टैंडिंग द वेगनर म्यूटिनी, यानी कि वेगनर म्यूटिनी की बात हमने काफी आधी कर ली है, बट इसमें मैं काफी तेजी से बढ़ाऊंगा, तेजी से बताऊंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से आए हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो पीछे वाला एक मैंने दूसरा एडिटोरियल पढ़ाया, कृपया उसे थोड़ा सा देख लें तो आप इसको समझ जाएंगे, या फिर अगर देख रहे हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि आप थोड़े बहुत जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी क्या हुई? Prigozhin, the chief of Russian Wagner private military group, staged a short-lived military against the country's defense establishment on June 24. Pushing Vladimir Putin, Russia into an unprecedented internal security crisis. Mr. Prigozhin said he was not staging a coup, but straightway from directly attacking the Kremlin. But he demanded the ouster of Russia's top defense branch and launched a march of justice with an envoy of armed men and armored vehicles towards Moscow. Mr. Putin opted to resolve the situation through talks, but the fact that a feud between the Ministry of Defense and a favorite powerful warlord came to the brink and open civil war speaks more chaos rather than order in Moscow. Mr. Prigozhin called off his rebellion, but he left open several unrest. स्टोरी क्या है? 24 जून को पिरोजिन साहब कहाँ जाते हैं? पिरोजिन कौन है? वेगनर ग्रुप के हेड हैं ये, और इनकी आर्मी जो अटैक करती है ये बढ़ती है मॉस्को की तरफ, और मॉस्को की तरफ, इस मॉस्को का जो काम दिया, मार्च का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है मार्च ऑफ जस्टिस। उसके बाद इनका मकसद ये होता है कि जो वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं, यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको हटाना। इनका मकसद ये नहीं होता है कि वहाँ पे क्या किया जाए, एक प्राइवेट मिलिट्री कूप किया जाए। प्राइवेट मिलिट्री कूप की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि मिलिट्री वहाँ के सत्ता को हटा देती है और वहाँ पे मिलिट्री रूल करती है, जैसा पाकिस्तान में होता है, राइट? ये बातें हैं। तो ये हुआ, बट इन्होंने तो बेलारूस की मदद से पुतिन साहब और ये बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर, और ये थे वेगनर ग्रुप के पिरोजिन। तो बेलारूस ने मध्यस्थता कराई पुतिन साहब और वेगनर ग्रुप के बीच में। तो वेगनर ग्रुप ने क्या कर लिया, अपने आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्म्ड मैन को ये वापस मॉस्को की तरफ से वापस लेके चले आए। बट कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन धब्बा लग गया कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात
इंटरनल सिक्योरिटी की बात आके अटक गई किस पे, पुतिन साहब पे। इनका जो वर्चस्व था, डोमिनेंस था रशिया में, वो एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और कहीं ना कहीं एक अनएड्रेस्ड इशू भी ये जनरेट करके छोड़ जाते हैं। ये वेगनर साहब तो चले गए हैं, यानी कि जो पिरोजिन है वो तो चले गए हैं, बट बहुत सारे सवाल छोड़ के पीछे चले गए हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। 24 जून को क्या हुआ था। The crisis erupted on Friday night when Prigozhin released a video on Telegram accusing the defense leadership of ordering strikes on Wagner and killing many of his forces. Hours later, he released another video claiming that his forces have taken over Russian southern military district headquarters Rostov, the largest city in the southern Russia that sits just 100 kilometers from the Ukraine border. Our men die because you treat them like meat, he said in the video, attacking Defense Minister Sergei Shoigu and the Chief of General Staff Valery Gramsov, who is also in charge of Mr. Putin's Ukrainian campaign. Short videos of Wagner troops and tanks off the streets of Rostov flooded internet. Mr. Prigozhin and Wagner would start a march of justice towards Moscow. 23 तारीख को ही ये वेगनर साहब के जो चीफ है पिरोजिन साहब, उन्होंने क्या किया था, एक वीडियो डाला जिसमें ये क्लेम किया उन्होंने कि जो रशिया की आर्मी है उसने वेगनर ग्रुप को क्या कर दिया है, वेगनर ग्रुप के लोगों को, वेगनर के आर्मी को वो मार रहे हैं, और इसलिए हम डिफेंस, वहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो ये बढ़ चलते हैं किधर की तरफ, मॉस्को की तरफ, और जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है रशिया का रोस्तोव, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। राइट, ये बातें हो गई। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री सर्गियो की इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने खुला चैलेंज कर दिया। इमीडिएटली a convoy of his force started moving along the main highway connecting Rostov and मॉस्को की रोड पे क्या होने लगे, वेगनर के आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्मी जाने लगी, कॉन्वॉय होने लगा। राइट, वेगनर फोर्सेस शॉट डाउन 6 हेलीकॉप्टर रशियन एंड अ कमांड सेंटर प्लेन, किलिंग 13 सर्विसमैन। इन्होंने भिड़ंत भी हुई है किससे, रशियन आर्मी से, और रशियन आर्मी के हेलीकॉप्टर भी इन्होंने गिराए हैं, और ये लोकल पोर्ट्स में पाया गया है। रोड्स एंड ब्रिजेस वर डैमेज्ड, रशियन ट्रूप्स ट्राइड टू स्टॉप वेगनर बट हो नहीं पाया। अ जेट फ्यूल डिपो इन बोर्जो नॉर्थ ऑफ रोस्टोव कॉट इन फायर, यहाँ पे मार दिया। मतलब कि स्टार्टिंग इनकी इतनी भौकाल रही थी, स्टार्ट इन्होंने इतना अच्छा किया था, ऐसा लग रहा था जैसे, मैं भी देख रहा था ट्विटर पे ऐसे न्यूज आ रही थी, तो मैं भी देख रहा था कि एक्चुअली में क्या यहाँ पे मिलिट्री कोप होने वाला है बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि ऐसा जा रहा था, ऐसे वेगनर ग्रुप जा रहा था जैसा कि मिलिट्री वहां की कोप होने वाला ही है, और व्लादिमीर पुतिन साहब हटने वाली है। अगर मॉस्को पे कब्जा हो जाता किसका, वेगनर का, तो आज का दिन काफी अलग होता 2 दिन पहले से। राइट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता, और कहीं ना कहीं बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन, फॉरेन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत कुछ चेंज होता हमारे वर्ल्ड में। एक छोटी सी युद्ध, यूक्रेन और रशिया के बीच का सिंपल युद्ध काफी कुछ चेंज कर दिया है, पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की बर्बाद कर के रखी है। तो मान लीजिए कि अगर रशिया में मिलिट्री कूप हो जाता है, वहां के प्रेसिडेंट हटा दिए जाते हैं, तो क्या होता, ये सोचने वाली बात हो जाती है। तो पिरोजिन साहब ने ये मिलिट्री लॉन्च क्यों किया, राइट, ये सोचना पहले देखने वाली बात है, क्योंकि साथ साथ पैरेलली काम करते थे। मैंने पहले आर्टिकल एडिटोरियल में बताया कि इधर वेगनर की आर्मी पैरेलली काम कर रही है, और इधर रशिया की आर्मी पैरेलली काम कर रही है। रशिया की आर्मी भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है, और वेगनर की आर्मी भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। राइट, तो crisis between Wagner chief and Russia Ministry of Defense has been brewing quite for some time. Mr. Prigozhin, a former Kremlin contractor and a close ally of Mr. Putin, accused the Ministry of Defense leadership of corruption, incompetence. The earliest sign of the feud were visible in February, weeks after Wagner captured Soledad, a small salt mining in Donetsk. बात की थी हमने, दोनासक कहाँ है, यूक्रेन में है।
राइट। तो यूक्रेन के दोनासक में जो सोलेडाड है उसको कैप्चर किसने किया था? एक्चुअली में वो वेगनर ने कैप्चर किया था, जब रशिया ने क्या कर दिया था, युद्ध की घोषणा कर दी थी। किस पे? यूक्रेन पे। when Mr. Pirogin said ministry has, और हाँ, इन्होंने एलाइज्ड किया है वेगनर साहब पिरोजिन ने कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लीडरशिप है वहां की, रशिया की, वो क्या है, वो इनकम्पिटेंट है, राइट। और वो करप्शन में झूली हुई है, जिसके हिसाब से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उसके बाद मिस्टर पिरोजिन सेड द मिनिस्ट्री हैड लिमिटेड द सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन फॉर वेगनर हुज फोर्सेस वर ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ बाखमुत, जो कहीं ना कहीं मैंने बताया पैरेलली काम कर रहे थे। क्या तो रशिया ने जो आर्म्स एंड एनिमिनेशन है उसको कम कर दिया था। किसको? वैगनर ग्रुप को, क्योंकि इनकी सप्लाई से तो ये लड़ रहे थे, राइट। अकॉर्डिंग टू द योगजी, वैगनर हैज कॉस्ट 2000 men in battle, 20,000 लोग मारे गए हैं, राइट। His appearance in video from the captured city of Nizhny should be held responsible for their actions, right. The capture of Bakhmut seemed to have strengthened Mr. Pirogin's standing. It is also intensified as feud between the MOD and Wagner. सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल सी बात है कि पुतिन का इसमें लेना देना कोई नहीं है और वेगनर का पुतिन से लेना देना कोई नहीं है। वेगनर का सिर्फ लेना देना है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर से लेना देना है, राइट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खिलाफ ही क्या था, एक ये म्यूटिनी थी, right. Mr. Pirogin said his force come under while retreating from Bakhmut and Wagner arrested one Russian regular serviceman and fabled him. The crisis came into the open on June 10 when Defense Minister Sergei Shoigu issued an order asking for armed volunteers to sign contracts with Ministry of Defense before July 1. हाँ, अब प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने तो कुछ तो ये रीजंस थे कि इन्होंने आर्म्स एंड एमुनेशन प्रोवाइड नहीं किया, बट एक और रीजन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एडवाइजरी जारी कर दी थी किसके लिए? वैगनर ग्रुप के लिए कि 1 जुलाई तक जितने भी इसमें आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि जितने भी इसमें पर्सनल हैं, वो क्या ज्वाइन कर लें? रशिया आर्मी ज्वाइन कर ले और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन कर ले, राइट। तो कहीं ना कहीं ये मिलाने की बात हो रही थी किसकी? वेगनर ग्रुप की। किसमें? रशिया आर्मी में, जिसकी वजह से ये क्या हो गए थे? भड़क गए थे। वेगनर ग्रुप के पिरोजिन भड़क गए थे। पर इट वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग वेगनर्स रिमेनिंग 25,000 ट्रूप्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री कमांड, राइट। मिस्टर पिरोजिन प्रोटेस्टेड, मिस्टर पुतिन कंटिन्यू टू रिमेन साइलेंट। और इन सब मामलों में अब तक जितना हुआ, मैंने पुतिन का कहीं नाम लिया नहीं, इन सब मामलों में क्या थे? पुतिन साहब एकदम साइलेंट मोड पे थे। ये बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है कि इतना कुछ चल रहा है बट पुतिन साहब साइलेंट है। At least publicly allowing Mr. Soviet to go ahead with his plan, which threatened to Mr. Pirogin pace away from him. And then June 23-24, he launched his rebellion. Right? उन्होंने अपनी क्रांति शुरू कर दी। तो फैक्टर है, इन्होंने काम करना बंद कर दिया, यानी कि आर्म्स एंड एमुनेशन प्रोवाइड कराना बंद कर दिया। उसके बाद वहां के लोग मर गए, करीब 20,000 लोग बैटल फील्ड में यूक्रेन के खिलाफ मारे गए वेगनर ग्रुप के। उसके बाद वहां रशिया के आर्मी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि आप वेगनर ग्रुप क्या करिए, आप जितने ट्रूप्स हैं वो आ जाएं रशिया आर्मी में, राइट। यानी कि इनका जो वजूद था प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का वो खत्म हो जाता, वो खतरे में आ जाता। इस वजह से क्या हुई? म्यूटिनी लॉन्च हुई, राइट। और ये म्यूटिनी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तो छोड़िए, ये म्यूटिनी बहुत ही क्वेश्चंस खड़े कर गई पुतिन साहब पे, राइट। चलते हैं अगली बात पे। What was Putin response? There, in fact, Putin's response was no response. Right? पहले ही लिख दे रहा हूँ। While the process was unfolding, Mr. appeared on the state TV addressing in which he called a mutiny of betrayal. Betrayal. आपने क्या किया है? क्या कर दिया आपने? विश्वासघात कर दिया। And a slap, और मेरी पीठ पे छुरा भोंका है। He said
He had ordered the security services to crush the rebellion. इन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज को बता तो दिया कि आप रेबेलियन को क्या कर दीजिए, मार दीजिए, राइट। बट इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये मार दिए जाएंगे तो यहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अगर सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा रशिया को, एक तो बहुत ही पीछे चला गया है, उसके बाद आगे आ जाना। बट इट वॉज इजियर टू सेड देन डन फॉर द रशियन लीडर। ही वॉज ऑलरेडी इन ए डिलेमा, क्योंकि रशियन आर्मी क्या है, ऑलरेडी डिलेमा में फंसी हुई है। किसके साथ? यूक्रेन के युद्ध के साथ। और ये एक क्या कह सकते हैं, फोड़ा बन चुका है, यानी कि घाव बन चुका है रशिया के ऊपर। यूक्रेन न खत्म हो रहा है, न ठीक हो रहा है, न वो बढ़ रहा है, राइट। वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो स्टिक कर गया है। मिस्टर पिरोजिन वाज अ फॉर्मर एलाई, ही बिल्ट वेगनर विद मिस्टर पुतिन ब्लेसिंग। मिस्टर पुतिन ने ही बनाया था। एंड वेगनर हैज टर्न्ड आउट टू बी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी टूल फॉर क्रेमलिन इन रिसेंट ईयर। क्रेमलिन बेसिकली क्या है, ये रशिया ही है, right? The company has established a deep presence in Africa lawless regions, providing security to government mines cooperation. वेगनर ग्रुप पैसे कहां से कमाता है? यानी कि जो अफ्रीका के रीजन है, अफ्रीका में रीजन, जो अफ्रीका का रीजन है, वहां पे बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, वहां पे बहुत ही वहां पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, राइट। वहां लॉलेस है, यानी कि वहां पे अनुशासनहीन है वहां के लोग। तो वहां की सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वेगनर ग्रुप, माइंस को प्रोवाइड करती है, और कोऑपरेशन जो, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं वहां के लोगों को क्या प्रोवाइड कराती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। कौन? वेगनर ग्रुप। कहां पे? अफ्रीका के रीजन में। वैसे ही अफ्रीका का किंगडम वन ऑफ द बैकवर्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। वेगनर हैज आल्सो प्रूव्ड रूटलेसली इफेक्टिव इन यूक्रेन वॉर, मैंने ये बता दिया है। Russia entered a humiliating retreat year of Kharkiv and Kherson after its initial thrust into Ukraine made limited territorial gains. Since last summer, Russia has taken only two major battlefield victories: Soledar in January, Bakhmut in May. Both were led by the Wagner. Right. कहीं ना कहीं सब काम वेगनर ही कर रहा है. Wagner's battlefield victories as well as Mr. Pirogin recorded attack on corruption and establishment has turned a mercenary popular at least among the nationalist section of Russia. So the dilemma for Mr. Putin used whether he should crush them, risking to allot civil war or find a place for saving exit. तो इन्होंने क्या माना? ये सेविंग एग्जिट माना, यानी कि इसको भाई साहब वेगनर ग्रुप तुम यहाँ से चले जाओ। By the evening on Saturday, they had a deal. Mr. Putin agreed to turn back and ran immediate security crisis as averted. मतलब वो वापस चले गए, राइट। ये कहानी है, काफी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कहानी है। डील क्या हुई, ये डील जान लेते हैं कि बेलारूस ने क्या क्या डील कराई। वाइल ही लॉन्च्ड मिजली, मिस्टर पिरोजिन हैड डिमांडेड द आउटस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टॉप ब्रास, राइट। मतलब वहां के मिनिस्टर को हटाने के लिए मेनली मिस्टर सिगोई एंड जनरल कार्सेव। रशिया's फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज हैड स्लेप्ट a criminal case against Mr. Pirogin. The future of Wagner was also hanging in balance according to the Kremlin as a part of deal. मतलब कि अगर बेसिकली देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वहां के पिरोजिन ने कहा, डील क्या थी? पिरोजिन ने कहा कि आप क्या करिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टॉप ऑफिशियल्स को हटा दीजिए और मेरे ऊपर जो केसेस लगे हुए हैं पिरोजिन के ऊपर, उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, राइट। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, वो वापस चले गए, राइट। और मिस्टर पिरोजिन कहाँ चले गए? एक्साइल इनटू बेलारूस, यानी बेलारूस कंट्री में चले गए। व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या होगा? बट आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि जो रशिया है वो कैसे डील करता है इन सब चीजों से। यानी कि रशिया के घर में ही प्रॉब्लम चल रही है तो वो किसी दूसरे कंट्री को कैसे जीत पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो रशिया को कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन खड़ी हुई है, जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उसे डील करना होगा और यही किया गया है व्हाट्स नेक्स्ट में, यही बताया गया है, राइट। खैर चलते हैं अगली खबर पे। ये देख सकते हैं आप, ये मैप है, कहाँ कहाँ गए थे, ये मैंने काफी सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई आपको दिक्कत है मेरे समझाने में, मेरे स्टाइल में, तरीके में, तो आप कृपया कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, राइट। मैं यहाँ डेली एनालिसिस करता हूँ। एनीवे चलते हैं अगली खबर पे। द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स इन चैलेंजिंग कैपिटलिस्ट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आया है, ऑर्गेनिक कैपिटलिस्ट, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के, राइट। इस पे बात करते हैं, देखते हैं क्या था। मैं इसको
ब्रीफ में देता हूं, यानी कि इसको समरी प्रोवाइड कराता हूं। ये इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के लिए, सोशियोलॉजी के लिए और एसे के लिए, पहले ही बता रहा हूं। ये जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है वो इसको प्रोवाइड किया था, इसको जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया था ए ग्राम्सी में। ये क्या थे? इटालियन मार्क्सिस्ट थे, मतलब कि इटली के एक जाने माने स्कॉलर थे। वो मार्क्सिस्ट से, मार्क्स से क्या थे? प्रभावित थे, और इसलिए इनको मार्क्सिस्ट कहा जाता है। इन्होंने ये जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की जो थियरी दी है इन्होंने, ये एक जेल में इन्होंने लिखी थी, क्योंकि ये जेल हो गए थे, तो इनको जो ऐसे में दी थी इन्होंने। और ये एक कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और जो रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत अच्छी तरह से क्या है, एक तरह से साथ साथ चलते हैं, राइट। तो इनका कहना ये है, अगर मैं बात करूं कि जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है वो करते क्या है, मतलब वो होते क्या है। तो जैसा कि मान लीजिए कि ये एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होती है रूलिंग क्लास, और एक होती है सिटीजन्स, नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं। रूलिंग क्लास जो रूल करती है, और ये पब्लिक होती है। तो रूलिंग सिटीजन्स, बहुत रूलिंग जो पार्टी होती है, जो रूलिंग पावर होता है, उनका रेशियो कम होता है। मान लीजिए कि अगर ये एक लोग हैं, एक लोग रूल कर रहे हैं, तो सिटीजन्स करीब 10 हैं, ठीक है। तो इनका कहना है, ग्राम्सी का कहना ये है कि ये जो रूलिंग क्लास है, ये सिटीजन्स में से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को उठाता है, इंटेलेक्चुअल्स यानी कि पढ़े लिखे ही नहीं, इसमें ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को उठाता है। मान लीजिए कि 2 लोगों को ऐसा उठाया इन्होंने कि ये इनको बाकी 8 लोगों को ये इस तरह से प्रभावित कर सके कि ये जो रूलिंग क्लास हम पे रूल कर रहा है, वो हमारे फायदे के लिए कर रहा है। तो ये जो 2 लोग हुए, इनको ग्राम्सी ने क्या माना है? इनको माना है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, राइट। समझ में आया? जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं अपनी कंट्री के, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, कहीं इसे मेरा कोई किसी पार्टी से भय, मतलब कि क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट में मैं नहीं हूं, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आज की डेट में हमारी जो रूलिंग क्लास है और जो रूलिंग पार्टी है, वो कौन सी है? बीजेपी है, ठीक है। और जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो 140 मिलियन है, राइट। 140 मिलियन लोग हैं, 140 करोड़ देशवासी, मैं करोड़ लिख देता हूँ, मिलियन ऐसे नहीं, 140 करोड़ है। तो जो बीजेपी है, ये इतने लोगों पे रूल कैसे कर पा रही है? इसमें से कुछ करोड़ लोग ऐसे हैं, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसके लिए काम करते हैं? बीजेपी के लिए। और बीजेपी इन्हें क्या करती है कि बीजेपी और ये जो 20 करोड़ लोग हैं, ये बाकी 120 करोड़ लोगों को ये बताने में व्यस्त रहते हैं, ये बताने में उनको कन्विंस कर लेते हैं कि जो बीजेपी कर रही है वो हमारे फायदे के लिए कर रही है, राइट। तो ये जो बीच इंटरमीडिएरीज हैं, इनको इन्होंने बोला है क्या? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। और ये 20 करोड़ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? बातों को रख सकते हैं। अगर बीजेपी कहीं कहीं नाकाम रह जाती है अपनी बातों को रखने के लिए, तो ये 20 करोड़ लोग जनता के सामने बात रख देते हैं बीजेपी के बिहाफ पे, यानी किसी पार्टी के बिहाफ पे। ये किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है, बस मैं नेशनल की बात कर रहा हूं। अगर ये 20 करोड़ लोग कौन होते हैं? ये 20 करोड़ लोगों को ही बोला जाता है कार्यकर्ता। समझ में आ गया, राइट। ये था इसका बेसिक जो मूलभूत ढांचा है वो। तो इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात की गई थी। उसके बाद ये हेजेमनी की बात करते हैं। हेजेमनी की ये क्या करते हैं? हेजेमनी की बात करते हैं, मतलब कि अपनी प्रभुत्वता दिखाने के लिए, राइट। तो हेजेमनी, बीजेपी की हेजेमनी बनाने के लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का योगदान काफी ज्यादा हो जाता है, राइट। इस वजह से ये रूल कर पाते हैं। और ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जाता है, मतलब कि ये अगर बीजेपी में है तो ये कहीं ना कहीं, जो अगर ये रूलिंग क्लास अभी बीजेपी है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फॉर्म में बोलेंगे, बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे। अगर मान लीजिए कल को दिन ऐसा हो गया कि जो 20 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ लोग क्या कर दिए? बगावत कर दिए बीजेपी के खिलाफ,
तो 20 करोड़ लोग बगावत कर दिए और ये कहने लगे कि बीजेपी खराब है, तो जो बीजेपी की हेजेमनी है वो खत्म हो जाएगी और कोई और पार्टी आ जाएगी रूल करने के लिए। मान लीजिए कि वो कांग्रेस हो सकती है, तो अब ये 20 करोड़ लोग क्या करेंगे, कांग्रेस के लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का काम करेंगे, राइट। तो ये है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात। और ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हमेशा अच्छाई की बात नहीं करते हैं, मैंने अभी बताया कि ये, और जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमेशा फॉर में ही नहीं बोलते हैं, ये अगेंस्ट में भी बोलते हैं और ये लोगों को कन्विंस करने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं और ये लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा इनके पास टैक्टिक्स होती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छे वक्ता होते हैं और लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। और लोगों को कन्विंस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि खुद को 20 करोड़ लोग खुद को क्या रिलेट कर देते हैं 140 करोड़ लोगों से, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि खुद को अपने आप को जमीनी स्तर पर रिलेट कर देते हैं, जो कि कोई पार्टी नहीं कर पाती है, राइट। तो ये है फंक्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि ये है, और ये है हु प्रिजर्व द ऑर्गेनिक कल्चर ऑफ सोसाइटी बट आल्सो इंक्लूडेड फंक्शनरीज लाइक ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं। मैंने बात की अभी, तो ये पॉलिटिशियंस कौन होते हैं, कार्यकर्ता, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स आईएएस होते हैं, आईएएस क्या करता है, सेंटर का काम करता है, राइट। और ये क्या कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, right? और ये कम्युनिकेट विद एंड एजुकेट विद नो अबाउट स्पेशलिटी, तो ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं। और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिकली ये यही है। और हाँ, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसको एक एक करके पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हैं, राइट। एनीवेज, चलते हैं अगली खबर पे। और अगली खबर काफी अच्छी है, कह सकते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है S&P ने क्या बताई है, 6% बताई है। कहीं ना कहीं सब लोग इंडिया की ग्रोथ बता रहे हैं, राइट। अभी फिच आई थी एक कंपनी, उसने बताया 6.4%, आरबीआई ने बताया कुछ और, राइट। तो ये सब कोई ना कोई बताता रहता है, बट हाँ, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सीडीएस के एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा कि S&P ने जो इंडिया की ग्रोथ है 2023-2024 के लिए, उसको कितना प्रोजेक्ट किया है जीडीपी को, तो प्रोजेक्ट किया है 6%, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरे पढ़ाने की टेक्निक में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं अगर लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो वो भी बताइए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल, तब तक रखिए, बाय बाय, टेक केयर।